कि हम 36 कौम हैं और 36 कौम कौन है? आपके 36 गोत्र हैं, सोलंकी, भाटी, राठौर, परमार, गहलोत, सिसोदिया। तो ये सभी अपने गोत्र हैं, वो SC, ST और OBC और क्षत्रियों के अंदर हैं। तो हमें SC, ST, OBC आज जो कह रहे हैं संविधान के अनुसार कि 90% हमारे SC, ST, OBC और क्षत्रिय हैं, तो 90% हमारे एक मंच पर आएंगे। उस दिन का हमारा संविधान हमारा होगा, हमारा निर्णय होगा। हम स्वाभिमान से इस देश के अंदर जो भी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं वो होगी। साथियों, जयपुर निवासी मैं इतना ही कहूंगा आज अवसर पर। धन्यवाद, मुझे इस अवसर में बोलने का दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद तोलाराम जी हसरिया साहब बाम से। और आगे की कड़ी में सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे उनके अल्फाज नहीं, किसी कार्यक्रम में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी के। आयोजक कमेटी आदिवासी विकास सेवा समिति सिरोही आदिवासी परिवार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका हार्दिक आभार। सबसे पहले हमारे कुछ भाई साहब ने बताया था कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं देना चाहूंगा कि विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। वहां के कार्यकारी समूह को लगा कि पूरे विश्व में जो हमारे आदिवासी मूल निवासी भाई और बहन है, उनकी स्थिति विभिन्न देशों में बहुत कठिन हो गई है, विकट बनती जा रही है और वो अपने जीवन निर्वाह के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो पहली बार उन्होंने 1982 में बैठे और उस पर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, देखा कि भाई उनकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या किया जा सकता है। 1982 के 10 साल बाद 1993 को जब उनको लगा कि भाई विश्व में बहुत सारी समस्या है, क्यों ना आदिवासी लोगों के लिए जागरूकता का अभियान चलाया जाए, तो 1993 में पहली बार पूरा का पूरा 1993 का वर्ष है वो विश्व आदिवासी वर्ष घोषित किया गया और पूरे विश्व में इसको देखकर जागरूकता है कि विश्व के आदिवासी लोगों के लिए कुछ किया जाए। फिर उनको लगा कि कुछ और करने की जरूरत है, तो जैसे अभी हमारे वक्ता ने बताया था कि दिसंबर 93 में घोषणा की कि हम प्रति वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। तो लगभग ये 1995 से 9 अगस्त से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तब से लगातार मनाया जाता है और विश्व के 90 देशों में मनाया जाता है। जो आज यहाँ का दिवस मनाया जाता है वो पूरे विश्व के 90 देशों में मनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी गौरव का क्षण है। तो एक बार पुनः आप सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं समाज की प्रगति को उस ओर देखता हूं जिस ओर महिलाओं की प्रगति है। आज के इस कार्यक्रम में जितनी महिलाओं की, माताओं की, बहनों की भागीदारी है, निश्चित रूप से आदिवासी समाज में पूर्ण जागृति आई और यही जागृति आपको आगे लेके जाएगी। और आज की ये थीम ही है कि आत्मनिर्णय का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, श्रम प्रभुता, इस 2025 को हम कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब बात हम भारत की करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो 1982 में सोचा था कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए या विश्व आदिवासियों के लिए प्रयास किया जाए, लेकिन आपको बहुत अत्यंत गौरव की अनुभूति होगी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 में सोच लिया था, जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आप लोगों के संरक्षण के लिए सोच लिया था। उन संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना था तो आपकी सुरक्षा के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई थी, ताकि आप लोगों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, आप लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाए। 6ठी अनुसूची में अगर आप देखोगे, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 4 राज्य आते हैं जहां पर जो आदिवासी ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो ऑटोनोमस बॉडी जो वो परिषद होती है वही सर्वे सर्वा होती है और उनको विधायी, न्यायी बहुत सारे ऐसे अधिकार प्राप्त है। उसके साथ साथ 5वीं अनुसूची में बहुत सारे राज्य आते हैं, लगभग 10 के करीब, तो वहां पर वो आप लोगों के लिए संरक्षण का काम करती है और उसके लिए भी एक जनजाति
परिषद सलाहकार परिषद होती है, उसके माध्यम से शासन होता है। मतलब संविधान निर्माताओं ने आप लोगों के लिए सोच लिया था कि आप लोगों को पूरा प्रोटेक्शन देंगे। तो मैं ये मानता हूं कि संविधान संरक्षित रहना चाहिए और संविधान के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और संवैधानिक रास्ते के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। अभी कुछ समय से ले जमीन की बात चली थी कि जमीन बेच के भी कुछ लोग मतलब ये कहो कि कंगाल हो रहे हैं, स्थितियां खराब हो रही है। तो आपको लोगों को ये भी संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी ही ले सकता है, कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर हमारे किसी भाई की जमीन बिकती है तो हमारा आदिवासी के नाम की होगी, वो दूसरे के नाम की नहीं होगी। अगर हम प्रोटेक्शन करें, हम साथ चले तो हम आगे बढ़े। ऐसे ही ये महापुरुष जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, टंटिया भील, जयपाल सिंह मुंडा, इन लोगों ने आप लोगों के लिए संघर्ष किया था, शिक्षा के लिए आप लोगों के लिए संघर्ष किया था। लेकिन हम लोग कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, कहां आगे पहुंच पाएगी, हमें सोचने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, इसके जीभ इसको जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके भील समाज की एक बालिका कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन आज जगह जगह सरकारी स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, हम अपनी बच्चियों को कहां तक स्कूल में पढ़ाते हैं, ये हमको विचार करने की आवश्यकता है। बच्ची 12वीं में तक कहां तक पढ़ती है, कॉलेज में कहां जाती है, ये हमको प्रण लेने की आवश्यकता है। जब हम खुद शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे तो हम उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे। प्राथमिक जो कदम होता है वो हमारा शिक्षा होता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी भाई साहब ने नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलवाई है, ऐसे के ऐसे बहुत सारे आपके अच्छे संरक्षण रीति रिवाज भी हो सकते हैं और उनका संरक्षण हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। एक गंभीर चिंतन का विषय है। हमारे सभी जो कमेटी के जो है और साथ ही बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि एक कम उम्र में बालक बालिकाओं का विवाह होता है, उस पर भी समाज को चिंतन करने की जरूरत है कि वो बच्ची के पढ़ने की उम्र होती है तो कम से कम उसकी 18 साल जब तक उम्र नहीं होती है तब तक उसको आप शादी न करवाए। अगर शादी करी है या सगाई करी तो रोक के रखे। ये निश्चित रूप से आपके समाज को बहुत आगे तक लेके जाएगा और बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें करें, क्योंकि आप बालिकाएं बहुत पढ़ना चाहती है। कई जगह तो मैंने कुछ शिक्षकों को देखा है कि बच्ची की शादी हुई है फिर भी वो पढ़ रही है। इतनी जागरूकता किसी समाज में नहीं है, शादी होने के बाद नहीं पढ़ती। कहीं ससुराल वाले पढ़ा रहे, सास ससुर पढ़ा रहे, ऐसी कंडीशन है। मतलब पढ़ने के प्रति बहुत ज्यादा ललक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों के समाज में जो चिंता का गंभीर चिंता का विषय है कि संवैधानिक तरीके से तो आगे बढ़ रहे, लेकिन हम अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां तक हमको पहुंचना चाहिए। आज को ताजुब होगा कि 1950 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक आदिवासी जज अभी तक बन पाया। मतलब उस टॉप लेवल तक नहीं पहुंचे। उसका नाम है एस.के. सेमा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आदिवासी नहीं बना। उच्च न्यायालय की कंडीशन है, वहां पर भी 2% से ज्यादा आदिवासी नहीं है। अगर विश्वविद्यालय प्रोफेसरों की बात करें तो वहां पर भी 2% या 1.7%, यानी कि पूरे विश्वविद्यालय में 4600 प्रोफेसर है तो उसमें से मात्र 170 आदिवासी लोग ही है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्या हम हायर एजुकेशन में क्यों नहीं जा पा रहे? क्या सिस्टम कैसा है? आप लोगों को उस पर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा के प्रोटेक्शन दे। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं वो अपने समाज को आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि पढ़ लिख कर नौकरी मिल गई और मैं और मेरा परिवार उसी में सारा संसार। अगर उसी में सारा संसार रहेगा तो फिर समाज कहां जाएगा? समाज के लिए उन पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इस समाज को जागृत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा के तो ऐसे के ऐसे समाज के जितने भी शिक्षाविद हैं उनको भी आग्रह है कि समाज के प्रति ईमानदार रहे, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जैसा यहाँ पर दिख रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में आदिवासी जो समाज है वो पूरे देश में अच्छा परचम लहराएगा, नई ऊंचाइयों को छूनेगा। और साथ ही साथ एक शासक वर्ग की क्या परिभाषा होती है वो हमारे आदिवासी समाज
गढ़ के बताएगा और बहुत आगे तक जाना चाहिए। और जैसे तोलाराम जी सर ने बताया कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, भाईचारे के साथ चलना चाहिए, समस्त लोगों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत